तो मैं हमें स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एमपीपी केवीवी सीएल का यानी कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का जो जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था 30 मार्च 2025 को, यानी कि 2-3 महीने पहले ही। तो उसका शिफ्ट 1 में जो कोई भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो हमें एमपी ट्रांसको के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि हमें उससे आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। 4 यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट स्टेटमेंट दिए, तो इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें सबसे पहले देखने हैं। तो उसके पहले हम लोग एक थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर क्या होता है। ओके, तो सिंक्रोनस मोटर के टोटल 2 हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, 2 कैटेगरी कर सकते हैं। एक होता है नॉन एक्साइटेड और दूसरा होता है डीसी एक्साइटेड। तो डीसी एक्साइटेड तो मोटर हमें सभी को पता है, उसका एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर और दूसरा होता है सैलिएंट पोल रोटर। तो ये हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं। लेकिन जो नॉन एक्साइटेड मोटर होते हैं उसमें 3 डिफरेंट मोटर होते हैं। फर्स्ट वन इज रिलक्टेंस मोटर, सेकंड वन इज हिस्टेरिसिस मोटर एंड थर्ड वन इज परमानेंट मैग्नेट मोटर। तो यहाँ पे नाम में ही लिखा है कि इट इज़ अ नॉन एक्साइटेड मोटर। यहाँ पे मतलब हमें डिफरेंट कोई एक्साइटेशन प्रोवाइड नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, सैलिएंट पोल मोटर यानी कि जो नॉर्मल हमारा होता है और परमानेंट मैग्नेट मोटर में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम लोग स्टेटर वाला पार्ट तो सेम रहता है, रोटर वाला पार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो सैलिएंट पोल में या फिर सिलेंड्रिकल में हम लोग डीसी एक्सटर्नल सप्लाई है वो प्रोवाइड करते हैं फील्ड वाइंडिंग को, और परमानेंट मैग्नेट मोटर में कोई भी हम लोग एक्साइटेशन या फिर वाइंडिंग हमें दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें परमानेंट मैग्नेट यानी कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, वो ऐसा स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। तो एक बार हम लोग देखते हैं इसके बारे में, थ्योरी एक बार देख लेते हैं। The permanent magnet synchronous motor construction is very similar to the basic synchronous motor. Only difference is the rotor. The rotor does not have any field winding, but the permanent magnets are used to create a field poles. As there is no supply of DC source, these type of motors are very simple and less cost. Okay, तो यहाँ पे हमें एक बेसिक तो आइडिया आ गया। अभी हम लोग ऑप्शन की तरफ जाएंगे या फिर उससे पहले एक बार और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो। तो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर सिमिलर टू द बीएलडीसी यानी कि ब्रशलेस डीसी मोटर की तरह होता है, क्योंकि इसमें कोई भी ब्रशेस नहीं होता है, क्योंकि डीसी सप्लाई हम लोग प्रोवाइड नहीं करते तो ब्रशेस की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती है। सो दीज आर बेसिकली ब्रशलेस एसी सिंक्रोनस मोटर, वी कैन से दैट। और इसमें टॉर्क रिपल है वो एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये इफिशियंसी इसकी हाई होती है, ज़्यादा इफिशियंट होता है और बहुत ही लो नॉइज़ है वो प्रोड्यूस करता है। तो बीएलडीसी जैसे डीसी पे काम करते हैं, सिमिलरली एसी में परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर होता है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि ये हायर इफिशिएंसी एट हायर स्पीड भी हमें देता है, हाई स्पीड पे भी अच्छे इफिशिएंटली काम करता है। ये स्मॉल साइजेस में डिफरेंटली अवेलेबल होता है। मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन इज वेरी इजी देन द इंडक्शन मोटर, कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द फुल टॉर्क एट लो स्पीड्स ऑल्सो, हाई इफिशियंसी एंड रिलायबिलिटी एंड गिव स्मूथ टॉर्क एंड डायनामिक परफॉर्मेंसेस। डिसएडवांटेज भी है कुछ इसके। दिस टाइप ऑफ मोटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू द इंडक्शन मोटर एंड समहाउ डिफिकल्ट टू स्टार्ट अप बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। तो बेसिक आइडिया तो आ गया है। तो इसके बेसिस पे हम लोग जो कि भी 4 ऑप्शन है वो शायद हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, दे नीड अ प्रिसीजन कंट्रोल सर्किट। येस, इसको प्रिसीजन कंट्रोल सर्किट लगेगा हमें। यहाँ पे लिखा नहीं था लेकिन प्रिसीजन कंट्रोल सर्किट है वो हमें लगा, क्योंकि एक्साइटेशन हम लोग प्रोवाइड नहीं करते तो परमानेंट मैग्नेट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए, तो इसलिए हमें प्रिसीजन कंट्रोल सर्किट लगेगा। दे नीड बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई ही लगेगा, डीसी सप्लाई की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दे कैन ऑपरेट ओनली एट लो स्पीड बिलो 500 RPM। नहीं, मैंने एडवांटेज में भी कहा था कि ये हाई स्पीड पे हायर इफिशिएंसी पे ये काम कर सकते। ओके, फर्स्ट लाइन में ही हमने यहाँ पे लिखा था कि ये हाई स्पीड पे वेरी इफिशिएंटली वर्क करता है। देन तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है यहाँ पे। एंड ऑप्शन 4 इज द मैग्नेटिक मटेरियल यूज इन देम शुड हैव द हाई रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी। जो यूजुअली किसी भी मोटर की ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू पूछा है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 यानी कि ए और डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन 1 है वो अपना सही यहाँ पे हो जाएगा। ओके, थोड़ा लेंदी था क्योंकि पढ़ने के लिए हमें टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा इसलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, ताकि अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द स्नबर सर्किट फॉर dV/dt प्रोटेक्शन ऑफ द थायरिस्टर कंसिस्ट ऑफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो थायरिस्टर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग स्नबर सर्किट यूज करते हैं dV/dt प्रोटेक्शन के लिए, उसमें जो रेजिस्टर और कैपेसिटर यूज होता है उसका बेसिकली कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा, ऐसा इन्होंने पूछा है। ओके, तो डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे पहले ये अपना थायरिस्टर है यहाँ पे, या फिर SCR जिसे हम लोग कहते हैं। तो उसके पैरेलल में हम लोग रेजिस्टर और कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है वो कनेक्ट कर देना कि RC पैरेलल होगा और ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो SCR के पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा। तो ये क्यों हम लोग कनेक्ट करते हैं बेसिकली, तो dV/dt ट्रिगरिंग के लिए, dV/dt ट्रिगरिंग ना हो, फॉल्स ट्रिगरिंग ना हो, उसके वजह से द रेट ऑफ राइट ऑफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज ऑफ SCR इज हाई देन इट मे बी लीड टू फॉल्स ट्रिगरिंग। यानी कि अगर सडनली ज़्यादा वोल्टेज आ गया बहुत ही कम टाइम में तो SCR है वो ट्रिगर हो सकता है। फॉल्स ट्रिगरिंग यानी कि जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे भी ट्रिगर हो सकता है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं, क्योंकि कैपेसिटर है वो सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, और जो रेजिस्टर है वो जो कोई भी करंट रहेगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम करने के लिए हम लोग रेजिस्टर है वो लगाते हैं। तो बेसिक काम तो कैपेसिटर का ही है, लेकिन करंट कम करने के लिए हम लोग साथ में रेजिस्टर है वो लगाते हैं। ये लगाने की वजह से अनडिजायरेबल जो कोई भी टर्निंग रहेगा या फिर फॉल्स ट्रिगरिंग रहेगा उससे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल विद द थायरिस्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग थर्मोकेमिकल बेस्ड पावर प्लांट फॉर म्यूनिसिपल वेस्ट कन्वर्जन। थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो रेगुलर पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। इन्होंने सिलेबस में वैसे भी मेंशन किया है जो कोई भी चीज़ें है वो, तो इसलिए हमें थोड़ा ब्रॉड वे में ये चीज़ें है वो पढ़नी पड़ेंगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो जो कोई भी अपने घर से जो कचरा जमा होता है वो सबसे पहले वेस्ट कलेक्ट होता है, और जो वेस्ट है वो आगे जाके एक प्लांट में भेजा जाता है। उसके प्लांट में जाने के बाद वो कोई भी वेस्ट रहेगा उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, और डिफरेंट उससे हम लोग बाय प्रोडक्ट है वो निकाल सकते हैं, जैसे कि फ्यूल हुआ, गैसेस हुआ, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हुआ वो। तो इसे हम लोग वेस्ट टू एनर्जी या फिर WTE ऐसा हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है चलिए हम लोग पढ़ते हैं। द राइजिंग ग्लोबल पॉपुलेशन इज इंड्यूसिंग फास्ट इंक्रीज इन द, जो कोई भी कचरा रहेगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है कचरा बढ़ रहा है, तो इसलिए जो कोई भी कचरा है उसे हम लोग अच्छे से अगर यूटिलाइज कर सकेंगे तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो कन्वर्जन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू एनर्जी यूजिंग थर्मोकेमिकल मेथड सच एज गैसिफिकेशन, कंबशन, पायरोलिसिस एंड टोरेफेक्शन। तो ये 4 डिफरेंट टाइप में या फिर डिफरेंट टाइप्स में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते, जो कुछ भी अपना म्यूनिसिपल वेस्ट रहेगा वो। उसमें से 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज गैसिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो कुछ भी प्रोडक्ट रहेगा, जो कोई भी कचरा रहेगा, उसे हम लोग एक कंबस्टिबल गैस में, जिसे हम लोग सिन गैस कहते हैं, उसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि कचरे को हम लोग एक कंबस्टिबल गैस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा प्रोसेस होता है पायरोलिसिस, इससे हम लोग जो कुछ भी कचरा रहेगा उसे हम लोग बायो ऑयल या फिर सिन गैस या फिर बायोचार जो है उसमें हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे चारकोल वगैरह होता है ऐसे बायोचार। तो इसलिए हम लोग ऑप्शंस में एक बार देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी एमिशन। नहीं, हम लोग सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट बना रहे, जो कुछ भी गैस रहेगा या फिर जो कोई भी बायो ऑयल रहेगा तो इसके लिए एमिशन तो होगा, क्योंकि कचरे पे जो थर्मोकेमिकल प्रोसेस होगा उसके वजह से एमिशन तो होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है, ये तो करेक्ट नहीं होगा। कन्वर्ट्स वेस्ट इनटू सॉलिड फ्यूल्स ओनली। नहीं, इसलिए मैं जानबूझ के यहाँ पे दिखाया कि जो कुछ भी कचरा रहेगा उसे हम लोग कंबस्टिबल गैसेस में या फिर ऑयल के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा जो कुछ भी वेस्ट रहेगा उसको, तो ये भी गलत है। सिर्फ सॉलिड नहीं होगा, गैस, ऑयल यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोड्यूसेस द हाई कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल्स। थी इसका कैलोरीफिक वैल्यू कंपैरेटिवली कम रहेगा, जैसे कोल वगैरह होता है या फिर जो कुछ भी अदर हम लोग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इसके मुकाबले तो कम रहेगा, लेकिन रिड्यूसेस द वेस्ट वॉल्यूम बाय 90%। तो ये कॉमन सेंस की भी बात है। अगर हम लोग थर्मोकेमिकल प्लांट पे किसी भी म्यूनिसिपल वेस्ट को अगर हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए या फिर कोई फ्यूल टाइप में अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो उससे मेजर जो कोई भी म्यूनिसिपल वेस्ट है वो कम हो जाएगा और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके, तो इसके बारे में अगर आपको चाहिए तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, आपको फ्यूचर में काम आएगी।
द रेटिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज टिपिकली एक्सप्रेस इन। ओके, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर का रेटिंग किसमें एक्सप्रेस होता है, सभी को पता है, केवीए यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर में, या फिर एमवीए में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का होता है वो डिफाइन होता है। बढ़ते आगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कंपैरेटिवली कम होता है, एमवीए में नहीं दिखाई देगा आपको, मोस्ट प्रोबेबली केवीए में ही दिखाई देगा। ट्रांसमिशन में जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे एमवीएस में कैपेसिटी उसका होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहा था तो इसलिए केवीए ही करेक्ट आंसर रहेगा। इन अ सिमेट्रिकल फॉल्ट द शॉर्ट सर्किट करंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग। सिमेट्रिकल फॉल्ट इन्होंने कहा है मतलब 3 फेज फॉल्ट, यानी कि लाइन टू लाइन या फिर ट्रिपल लाइन विथ ग्राउंड फॉल्ट, इसे हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट करते वक्त क्या क्या चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले शॉर्ट सर्किट, जिनको पता नहीं है शॉर्ट सर्किट करंट, उसके बारे में एक बार फटाक से जानकारी लेंगे। शॉर्ट सर्किट करंट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लोज थ्रू द पावर सिस्टम ड्यूरिंग द फॉल्ट अकरेंस। फॉल्ट अकरेंस होने के बाद मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो हो सकता है पावर सिस्टम में, उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें वोल्टेज और टोटल इंपीडेंस लगता है, और साथ साथ में ही टाइप ऑफ द फॉल्ट, यानी कि सिंगल फेज फॉल्ट है, सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है, या फिर 2 फेज फॉल्ट है, या फिर 3 फेज फॉल्ट है। तो ये डिपेंड करेगा, जिन्हें क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट हमें दिया है कि इट इज अ सिमेट्रिकल या फिर 3 फेज फॉल्ट। ओके, तो आईएससी के लिए हमें सिर्फ वोल्टेज और इम्पीडेंस की ज़रूरत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 2 है, द वोल्टेज एंड द टोटल फॉल्ट इम्पीडेंस ऑफ द सिस्टम इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर देयर? 3, 5, 4, 2। क्या हो सकता है इसमें से करेक्ट आंसर? चलिए जानते हैं। तो मैग्नेट्स 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल मैग्नेट, जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है, उस पर कोई भी प्रोसेस नहीं किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको उसके ऊपर अगर कोई भी क्लिप वगैरह नियर बाय उसके विसिनिटी में लेके जाओगे तो वो डायरेक्टली उसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्मल मैग्नेट की तरह, जिसे हम लोग मैग्नेटाइट या फिर लोड स्टोन भी कहते हैं। जैसा आपको नॉर्मल स्टोन की तरह दिखाई देगा, लेकिन इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रहेगी, तो इसे हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। और उसके अलावा जो कोई भी मैनमेड मैग्नेट्स है उसे हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं। तो उसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सेकंड वन इज परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग एक्सटर्नली सप्लाई उसको प्रोवाइड करते हैं, और उसके फील्ड के वजह से वो मैग्नेटिकली इंड्यूस होता है या फिर मैग्नेट की तरह वो काम करने लगता है। और दूसरा होता है परमानेंट मैग्नेट, यानी कि जो उसको हम लोग स्पेसिफिक शेप में या फिर स्पेसिफिक, जैसे कि बार मैग्नेट हुआ या फिर यू शेप मैग्नेट हुआ, हॉर्स शू मैग्नेट हुआ, उसके टाइप में हम लोग कन्वर्ट करते, जैसे हम लोग रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से। नेचुरल मैग्नेट है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट नेचर से ही मिलता है, उसका कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुआ रहेगा या फिर उसके ऊपर कोई भी अभी तक आर्टिफिशियली कुछ काम नहीं किया होगा। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनीशा बॉट 5 न्यू लाइट बल्ब्स ऑफ 20 watt ईच। कैलकुलेट हर इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ शी कीप्स द 3 bulbs इज ऑन पोजिशन फॉर 5 hours, और 2 बल्ब है वो आगे 4 घंटे के लिए वो ऑन रखती है। सो गिवन द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 200 रुपीज़। क्या कहा है? अनीशा के पास टोटल 5 लाइट बल्ब्स है और हर एक लाइट बल्ब है वो 20 watt का है। उसमें से उसने जो 3 लाइट बल्ब है वो 5 घंटे के लिए ऑन रखे, और जो रिमेनिंग 2 है वो सिर्फ 4 घंटे के लिए ऑन रखे। तो उसका लाइट बिल कितना आएगा? अगर उसको हर एक यूनिट के लिए 200 रुपया चार्ज पड़ता है तो उसका बिल टोटल कितना आएगा? ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं टोटल कितने बिल है उसके पास। सॉरी, बिल नहीं, बल्ब। टोटल 5 बल्ब्स है। ओके, उसमें से जो 3 बल्ब्स है और 2 बल्ब्स है। ओके, 3 जो बल्ब है वो उसने ऑन रखे थे फॉर 5 hours के लिए। ओके, उसका जो कैपेसिटी है हर एक बल्ब का वो 20 watt है ईच का। तो इसलिए टोटल कितना आएगा इसका किलोवाट में रेटिंग, किलोवाट आवर, वैट आवर्स में हम लोग निकालेंगे टोटल वैट आवर्स। 3 बल्ब मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब ये हो जाएगा 60 watt। और टोटल एनर्जी, पावर कंजम्पशन नहीं रहेगा, एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे आवर्स भी आ गए। तो टोटल एनर्जी कितना आएगा? 60 watt मल्टीप्लाई बाय 5 hours विच इज इक्वल टू कितना हुआ? 300 watt hours। ओके, दूसरा है 2 बल्ब्स
2x20 के विच इज़ इक्वल टू 40 वाट, यहीं पे ही लिख देता हूँ। और ये इन्होंने चालू रखा था 4 आवर्स के लिए, ठीक है। तो इसका टोटल एनर्जी कितना रहेगा, टोटल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 4 × 40 विच इज़ इक्वल टू 160। ओके, इतना ही है ना। 3 और 2 बल्ब फॉर 4 आवर्स एंड 3 बल्ब फॉर 5 आवर्स, करेक्ट। 40 एंड 4 आवर्स के लिए 160 वाट, ओके, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी कंजम्पशन ये दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 460 वाट आवर्स के लिए उन्होंने चालू रखा था ये कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। तो अभी 1 यूनिट के लिए 200 रुपया पड़ता है। कितना लिखा उन्होंने, 1 यूनिट। सबसे पहले 1 यूनिट कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं 1000 वाट आवर्स। ओके, तो हमारा तो 460 वाट आवर है, तो ये 1000 रुपीज़ से कम रहेगा। ओके, तो इसको यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.46 यूनिट्स, क्योंकि 1 यूनिट है वो 1000 वाट आवर का है, तो 460 वाट आवर्स है, वो कितना हो जाएगा 0.46 यूनिट। ओके, 0.46 यूनिट। तो जो टोटल बिल आएगा, टोटल बिल विल बी इक्वल टू यूनिट प्राइस, यूनिट हर एक यूनिट का प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट का प्राइस कितना है, ₹200 पर यूनिट के लिए है, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है 0.46। तो अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो 200 से कम ही आएगा प्राइस, विच इज़ इक्वल टू 92 रुपीज़। ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज चेंजेस ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फिनोमेना। तो उसके पहले मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फिनोमेना या फिर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है वो देखते हैं। सो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इज अ फिजिकल फिनोमेना वेयर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अंडरगोज अ चेंज इन इट्स शेप और डायमेंशन व्हेन सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ट्रांसफार्मर के बारे में अगर आपने कहीं सुना होगा या फिर देखा होगा, तो ट्रांसफार्मर में हमिंग नॉइज़ है वो सुनाई देती है। अगर उसमें कोई भी लोड नहीं रहेगा, फिर भी अगर हम लोग जैसे उसको चार्ज करते हैं, उसमें हमिंग नॉइज़ हमें सुनाई देता है। तो जो कोई भी कोर है उसे 3 लैमिनेशंस के जरिए स्टैंपिंग करके एक बनाते हैं। तो जब भी वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है, तब उसके जो थीन शीट्स है वो वाइब्रेट करने लगते हैं। तो इसके वजह से हमें जो हमिंग नॉइज़ है वो सुनाई देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद शेप और डायमेंशन में उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आता है वो पर्टिकुलर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। तो उसमें इंटरनल स्ट्रेन भी होता है, यानी कि उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी बहुत चेंज होती है, और उसके साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सच एज रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये दोनों भी उसके साथ साथ चेंज होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 2 है वो करेक्ट आंसर रहेगा कि इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन की वजह से रिलेटिव परमिएबिलिटी, उसका फिजिकल डायमेंशन और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये सारी चीज़ें चेंजेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक कुकर इफ द सप्लाई वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज डबल, द पावर डेसिपेटेड बाय द एलिमेंट विल बी। सप्लाई वोल्टेज है वो हमने कांस्टेंट रखा है, और रेजिस्टेंस रहेगा जो कोई भी हीटिंग एलिमेंट है उसका हमने डबल किया है, तो पावर डिसिपेटेड या फिर पावर कंजम्पशन उसका कितना रहेगा। तो पावर का फॉर्मूला कितना होता है वोल्टेज और रेजिस्टेंस के केस में, P इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय R। ओके, ये P1 कंडीशन है, तो इसलिए रेजिस्टेंस हम लोग 1 कंसिडर कर रहे हैं। अगर P2 के केस में इसने जो रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम्स ऑफ द R1 कर दिया, यानी कि जो कोई भी प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसका 2 टाइम्स कर दिया। ओके, तो इसलिए ये जो है V1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय V² डिवाइडेड बाय R1, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। और 1/2 टाइम्स ऑफ द V² डिवाइडेड बाय R1 क्या होता है अपना P1, यानी कि P2 इज हाफ ऑफ द P1, यानी कि सिर्फ आधा ही कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि पावर डिसिपेटेड बाय द एलिमेंट विल बी हाफ, यानी कि आधा हो जाएगा।
आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश करंट फ्लोज ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन अ सेमीकंडक्टर। कौन सा करंट फ्लो होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से एक सेमीकंडक्टर में? ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, लीकेज करंट या फिर थर्मल करंट। तो उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन करंट। बेसिकली क्या होता है, जो कोई भी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको अगर हमने कनेक्ट किया तो सबसे पहले डिप्लीशन लेयर फॉर्म नहीं होता है। जो मेजॉरिटी कैरियर्स है यानी कि जो एन टाइप के जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे और जो कुछ भी होल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एन टाइप है वो मेजॉरिटी चार्ज है, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस में चले जाएंगे यानी कि ये अपना जो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, जो होल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। और इसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होने के वजह से ही जो कोई भी करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन करंट। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से है, तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है और यही आगे जाके होल्स में फिट होने की कोशिश करते हैं। तो इसी के वजह से आगे जाके डिप्लीशन लेयर है वो फॉर्म होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे डिफ्यूजन करंट। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ड्रिफ्ट करंट क्या है ये भी आप एक बार देख लेना, लीकेज करंट, थर्मल करंट ये भी देख लेना, शायद इससे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पल्स ट्रांसफॉर्मर यूज इन द फायरिंग सर्किट द टर्न रेशियो फ्रॉम प्राइमरी टू 2 सेकेंडरी इज। प्राइमरी 1 रहेगा और 2 सेकेंडरीज रहेंगे यानी कि उसका कुछ रेशियो रहेगा। वो क्या रेशियो रहेगा इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। तो पल्स ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये मोस्टली आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है जो सोर्स और लोड को सेपरेट आउट करता है। ये रडार में, टीवी सिग्नल, डिजिटल कंप्यूटर्स या फिर फायरिंग सर्किट जैसे इन्होंने कहा है वहाँ पे हम लोग इसे यूज़ करते हैं। पल्स ट्रांसफार्मर का रेशियो है वो मोस्टली 1:1 यानी कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की तरह होता है। इसको वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग स्पेसिफिकली नहीं यूज़ करते, सोर्स और लोड को सेपरेट करने के लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी 1:1 ऐसा स्पेसिफिक रेशियो होता है जहाँ पे 2 सेकेंडरीज हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 1:1 इज द रेशियो ऑफ पल्स ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई स्पीड पेल्टन टर्बाइन। हाई स्पीड पेल्टन टर्बाइन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ऑप्शन है, इट यूजेज अ फ्रांसिस रनर डिजाइन, इट इज डिजाइन टू ऑपरेट एट हाई हेड, इट ऑपरेट्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ नोजल्स या फिर इट इज डिजाइन टू ऑपरेट एट लो हेड। तो इसके लिए सबसे पहले डिफरेंट टाइप के आपको टर्बाइन के बारे में पता होना चाहिए। और टर्बाइन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम एक क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में होता है, चाहे एई का एग्जाम हो या फिर जेई का एग्जाम हो। इसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम या फिर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं पेल्टन व्हील टर्बाइन। तो ये स्पेसिफिकली लो स्पीड के लिए डिज़ाइन किया जाता है यूजुअली, और हाई हेड के लिए इसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। सिमिलरली फ्रांसिस टर्बाइन, प्रोपेलर टर्बाइन, कैप्लन टर्बाइन के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन हम लोग सिर्फ अपने क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सो पेल्टन व्हील टर्बाइन इज डिज़ाइन फॉर हाई हेड यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मोस्टली ये लो स्पीड के लिए डिज़ाइन होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हाई स्पीड के बारे में पूछा है, लेकिन फिर भी हाई हेड ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस द मेजर कॉस्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? इंसुलेटर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, अर्थिंग सिस्टम या फिर कंडक्टर। तो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे ट्रांसमिशन हो, सबसे कॉस्टलीस्ट इक्विपमेंट आपका रहता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर सीआर्स में, करोर्स में उसका प्राइजेस होता है। जितना उसका कैपेसिटी बढ़ेगा उतना ही उसका प्राइजेस है वो बढ़ते जाता है। तो पूरे सबस्टेशन में भी अगर आप देखोगे तो कॉस्टलीस्ट इक्विपमेंट जो होता है वो आपका ट्रांसफार्मर रहता है। इसी के लिए उसको प्रोटेक्शन देने के लिए उसके दोनों साइड पे हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर्स है वो यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द फेज एंगल बिटवीन द इंडक्टर करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज इन अ पैरेलल आरएल सर्किट। पैरेलल आरएल सर्किट में इंडक्टर करंट यानी कि आईएल और अप्लाइड वोल्टेज यानी कि ये आईएल करंट और अप्लाइड वोल्टेज, इसमें कितना डिफरेंस रहेगा? तो बेसिकली अगर आप देखोगे अप्लाइड वोल्टेज है वो डायरेक्टली
इसी इंडक्टर के पैरेलल में आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा वोल्टेज इंडक्टर के पैरेलल में आ रहा है। और इसका मतलब ये प्योर इंडक्टर सर्किट की तरह यहाँ पे काम करेगा फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांच। और इसी के वजह से इसका जो इंडक्टर करंट रहेगा, इंडक्टिव करंट, वो अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। अगर सीरीज आरएल सर्किट होता तो शायद 90 डिग्री से कम होता, डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टर्स का क्या वैल्यू है, वो प्रेजेंट रेजिस्टर का क्या वैल्यू रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन सिंस यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज डायरेक्टली इंडक्टर के अक्रॉस आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इंडक्टर करंट 90 डिग्री लैग करेगा अप्लाइड वोल्टेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ BLDC मोटर आर करेक्ट। तो BLDC के बारे में या फिर AC सिंक्रोनस मोटर के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, उसी के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा। ओके, तो अगेन 4 ऑप्शंस है, उसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले BLDC के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। सो ब्रशलेस DC मोटर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इनर रोटर मोटर, यानी कि स्टेटर के अंदर, जैसा नॉर्मली रोटर होता है वैसे होता है, अंदर की तरफ घूमता है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल रोटर मोटर, यानी कि स्टेटर के बाहरी साइड में रोटर होता है, अंदर नहीं होता है, बाहर की तरफ होता है। तो आपने जो पोल का जो प्रोजेक्शन है ये भी आप देखोगे, स्टेटर का अंदर की तरफ है और इसका जो है वो बाहर की तरफ है। तो ऐसे 2 टाइप के रोटर हम लोग को दिखाई देते हैं। तो इंटरनल टाइप जो है उसके हम लोग रिगार्डिंग देखेंगे। इसमें क्या होता है, अंदर मैग्नेटिक परमानेंट जो मैग्नेट होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, NS यहाँ पे हमें दिखाई देगा। और जो स्टेटर वाइंडिंग है उसे हम लोग स्पेसिफिकली एक के बाद एक चार्ज करते हैं, ताकि अगर सपोज यहाँ पे ये जो रेड कलर की आपको दिखाई देगा, इसको अगर हम लोग एनर्जाइज करेंगे तो इसमें पोल जनरेट होंगे, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, सपोज यहाँ पे साउथ पोल होगा। तो ये वाला जो साउथ पोल है परमानेंट मैग्नेट का, ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा और ये वाला ये नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। सिमिलरली ये वाला जो साउथ पोल है ये इसको रिपेल करेगा और ये आगे की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कौन सी फील्ड, कौन सी जो स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो हम लोग एनर्जाइज करते हैं, क्योंकि एक के बाद एक हमें इसको एनर्जाइज करना पड़ेगा ताकि ये कंटिन्यूसली रोटेशन में घूम सके। क्योंकि ये लॉक तो डायरेक्टली नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें DC एक्साइटेशन हमने नहीं प्रोवाइड किया है। जो कोई भी नॉर्थ और साउथ पोल है वो फिक्स रहेगा हमेशा। तो जो कोई भी कंट्रोलिंग है वो हमें स्टेटर वाइंडिंग को एक्साइटेशन के ज़रिए ही हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक कंट्रोलिंग सर्किट लगता है और उसके लिए भी कंट्रोलिंग सर्किट भी कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी वाइंडिंग को हमें एनर्जाइज करना है। तो ये डिपेंड करता है हॉल इफेक्ट सेंसर पे। आपको यहाँ पे H1, H2 और H3 दिखाई देगा। तो ये बताता है कि रोटर का करंट पोजीशन कौन सा है। तो जैसे यहाँ पे इसको समझ में आ गया कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो इसके आगे वाले जो कोई भी वाइंडिंग रहेगी इसको ये एनर्जाइज करेगा, फिर ये होने के बाद इसको एनर्जाइज करेगा, फिर इसके बाद इसको एनर्जाइज करेगा। तो इसके बाद कंटिन्यूसली ऐसा रोटेशन में एक के बाद एक पल्सेस भेजती रहेंगी और फिर अपना जो रोटर है वो कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। तो इसलिए हॉल इफेक्ट जो सेंसर होते हैं वो रोटर का करंट पोजीशन बताते हैं और वो उसके बाद डिसाइड होता है कि कौन सी वाइंडिंग को फायर करना है वो। ठीक है, एक साथ में मोस्टली 2 पेयर ऑफ वाइंडिंग है वो फायर करते हैं हम लोग या फिर एनर्जाइज करते हैं फॉर द स्मूथ ऑपरेशन। ऑप्शन देखते हैं, द रोटर पोजीशन इज डिटेक्टेड यूजिंग ऑप्टिकल एनकोडर्स और हॉल इफेक्ट सेंसर। यस, करेक्ट स्टेटमेंट है। द स्टेटर वाइंडिंग आर एनर्जाइज इन पेयर्स टू क्रिएट द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यस, हम लोग पेयर में इसको एनर्जाइज करते ताकि ये स्मूथ आउटपुट हमें दे सके। द कम्यूटेशन इन अ BLDC मोटर इज अचीव मैकेनिकली यूजिंग ब्रशेस। कतई गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका नाम ही है ब्रश लेस DC मोटर, यानी कि इसमें ब्रशेस नहीं होंगे। तो ऑप्शन 3 तो रॉन्ग है, जो राइट है उसके सामने टिक कर देता हूँ, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। एंड द 4th ऑप्शन इज द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर स्विचेस द करंट इन द स्टेटर वाइंडिंग्स बेस्ड ऑन द रोटर पोजिशन फीडबैक। करेक्ट, रोटर की पोजीशन क्या है उसके बेसिस पे जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है वो डिसाइड करेगा कि कौन सी वाइंडिंग नेक्स्ट में एनर्जाइज करूँगा। तो इसलिए 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ग्राउंडिंग और अर्थिंग इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। सबसे प्राइमरी पर्पज पूछा है, क्या होता है अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग का? टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। नहीं,
एफिशिएंसी इससे इंप्रूव नहीं होगी। टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक, यस ये करेक्ट स्टेटमेंट है। प्राइमरी पर्पस ग्राउंडिंग का और अर्थिंग का यही होता है ताकि कोई भी पर्सन को, उसके नज़दीक में काम करने वाले किसी भी आदमी को, इंसान को शॉक नहीं लगे, उससे उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। टू प्रोवाइड द रिटर्न पाथ फॉर द करंट, ये न्यूट्रल का काम होता है बेसिकली, रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना। और टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फायर्स, ये भी ग्राउंडिंग अर्थिंग का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द क्विजेंट पॉइंट लोकेटेड ऑन द डीसी लोड लाइन ऑफ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्यू पॉइंट या फिर क्विजेंट पॉइंट है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? डीसी लोड लाइन और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो कोई भी इंटरेक्शन होता है, जैसे ये ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये होता है लोड लाइन, तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्विजेंट पॉइंट या फिर क्यू पॉइंट कहते हैं। और इसी पे हम लोग ट्रांजिस्टर को वर्क करते हैं ताकि हमें स्टेबल परफॉर्मेंस उसका मिल सके। ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर ट्रांजिस्टर है वो स्टेबली परफॉर्म कर सकता है। अगर कोई भी सडन एक्सटर्नल जर्क्स वगैरह आ गए या फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ है सप्लाई में या फिर उसके बाइसिंग में, फिर भी ये पॉइंट पे अगर हम लोग वर्क करते रहेंगे तो स्टेबली वो काम करेगा। सो एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लोड लाइन एंड द ट्रांजिस्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हमें क्यू पॉइंट या फिर क्विजेंट पॉइंट है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ट्रांसफॉर्मर इन अ स्कॉट कनेक्शन। कैसे होता है स्कॉट कनेक्शन? स्कॉट कनेक्शन सबसे पहले हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए या फिर 2 फेज को 3 फेजेस में कन्वर्ट करने के लिए, वाइस वर्सा हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसमें 2 ट्रांसफॉर्मर रहते हैं, एक होता है टीजर ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है मेन ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये मेन ट्रांसफॉर्मर का है, ये ऊपर वाला है वो टीजर ट्रांसफॉर्मर का है। तो ये जो मेन ट्रांसफॉर्मर है इसमें आपको दिखाई देगा NP और NP लिखा है यानी कि प्राइमरी, और ये NS यानी कि सेकेंडरी। तो ये जो प्राइमरी है इसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया है, 0.5 NP एंड 0.5 NP। यानी कि बेसिकली प्राइमरी जो है वो सेंटर टैप होती है। स्कॉट कनेक्शन की जो प्राइमरी होती है मेन ट्रांसफॉर्मर की, वो सेंटर टैपिंग होती है। ऑप्शन देखते हैं, अ ट्रांसफॉर्मर विद अ सेंटर टैप इन प्राइमरी वाइंडिंग ओनली, अ ट्रांसफॉर्मर विद अ सेंटर टैप इन सेकेंडरी वाइंडिंग ओनली, ट्रांसफॉर्मर विद नो सेंटर टैप और ट्रांसफॉर्मर विद सेंटर टैप ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? तो सेंटर टैप्स ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग ओनली, यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर पल्स ट्रांसफॉर्मर। और स्टेटमेंट देखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैव फियर नंबर ऑफ टर्न्स कंपेयर टू द ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर। तो अभी हमने देखा था पल्स ट्रांसफॉर्मर में जो रेशियो होता है वो यूजुअली 1:1 होता है और आइसोलेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द ऑफ पीरियड इज यूजुअली क्वाइट लार्ज एज कम्पेयर टू द ऑन पीरियड। नहीं, इसमें जो ऑन पीरियड होता है वो हम लोग यूजुअली ज़्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू द ऑफ पीरियड। यानी कि पल्स का जो ड्यूरेशन अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो ऑन ज़्यादा देर रहेगा और ऑफ है वो कम टाइम के लिए रहेगा। तो ऐसा पल्स ट्रांसफॉर्मर है वो क्रिएट किया जाता है। द कोर इज मेड ऑफ फेराइट्स और हाई परमिएबिलिटी एलॉयज। करेक्ट। मोस्टली जो स्मॉल साइज़ के जो ट्रांसफार्मर होते हैं या फिर जो हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर होते हैं उसके लिए फेराइट कोर और हाई परमिएबिलिटी जो कोर्स होते हैं वो यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। एंड द ऑन पीरियड इज यूजुअली क्वाइट लार्ज एज कम्पेयर्ड विद द ऑफ पीरियड। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो अगर आपने देखा रहेगा तो ऐसे स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन है वो इस एग्जाम में यानी कि MP के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये टाइप के क्वेश्चन की डेफिनेटली ज़्यादा प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इंसुलेटर इज यूज इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द वोल्टेज अप टू 33 kV। तो ये टाइप के जो क्वेश्चन है या फिर इसके रिलेटेड जो टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपको चाहिए तो अपने चैनल पे BMCJE का प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया है, उसमें वीडियो नंबर 18 यानी कि लेक्चर 10A में आपको दिखाई देगा। डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर्स हमने डिस्कस किए हैं, डिटेल में थियरी विद डायग्राम्स वहाँ पे डिस्कस किया है। तो जो पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं वो अप टू 33 kV तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो होने के बाद वो वीडियो डेफिनेटली चेकआउट करना, आपको बहुत सारे आइडिया है वो हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, द रिले विथ पिकअप करंट ऑफ 2 एम्पियर इज यूज टू प्रोटेक्ट 70% ऑफ द वाइंडिंग
against an earth fault. The ratio of neutral CT is 200:4. What will be the value of neutral resistance for a 3-phase 11 kV alternator if the EMF induced in the 30% of the faulty winding is 2000 वोल्ट? तो बहुत सारा डेटा अननेसेसरी या फिर थोड़े घुमाने की कोशिश की है। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे द रिले का पिकअप करंट है वो 2 एम्पियर है और जो न्यूट्रल CT है उसका रेशियो है 200:4। ओके, तो जो CT का रेशियो है बेसिकली उसको हम लोग लिख लेते हैं। CT रेशियो कितना है? इट इज़ 200:4, या फिर हम लोग इसको 100:2 भी लिख सकते हैं या फिर 50:1 का रेशियो लिख सकते हैं। सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है रिले विथ पिकअप करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी कि जब तक रिले 2 एम्पियर वैल्यू सेंस नहीं करेगा, उसको 2 एम्पियर नहीं आएगा इनपुट, तब तक वो कोई भी कमांड है वो आगे नहीं देगा प्रोटेक्शन से रिलेटेड। यानी कि CT के सेकेंडरी से मिनिमम 2 एम्पियर या फिर उससे ज़्यादा फ्लो होना चाहिए, तभी जाके वो रिले को कमांड देगा या फिर रिले पिकअप होगा। तो CT के सेकेंडरी में 2 एम्पियर करंट फ्लो होने के लिए CT के जो प्राइमरी में है वो 100 एम्पियर करंट है वो फ्लो होना चाहिए उसके प्राइमरी साइड में, प्राइमरी ऑफ CT। और प्राइमरी ऑफ CT है वो कहाँ पे कनेक्टेड है? तो न्यूट्रल की है वो CT है। तो न्यूट्रल में से 100 एम्पियर के ऊपर या फिर 100 एम्पियर करंट मिनिमम फ्लो होना चाहिए, तभी जाके वो सेंस करेगा। तो अभी न्यूट्रल में से करंट 100 एम्पियर फ्लो होने के लिए इन्होंने वोल्टेज दिया है, उसके अक्रॉस कितना है? तो 2000 वोल्ट इतना उन्होंने वोल्टेज मेंशन किया है। यहाँ पे EMF इंड्यूस इन द 30% ऑफ द फॉल्टी वाइंडिंग, यहाँ पे 70% ऑफ द वाइंडिंग है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए है, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि फॉल्टी वाइंडिंग मतलब जहाँ पे फॉल्ट है वहाँ पे आपको 2000 वोल्ट मिल रहा है, और 2000 वोल्ट मिलेगा तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हमने कनेक्ट करेंगे तो न्यूट्रल में से कुछ करंट है वो फ्लो हो जाएगा। तो हमें करंट का वैल्यू है वो न्यूट्रल में से फ्लो होने वाला वो पता है, वो 100 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। वोल्टेज है और न्यूट्रल का एक रेजिस्टेंस है, राइट। तो न्यूट्रल का करंट अगर मुझे 100 एम्पियर फ्लो करवाना है, इसका वोल्टेज इन्होंने दिया है न्यूट्रल में, जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वाइंडिंग के अक्रॉस वो है 2000 वोल्ट। और RN का वैल्यू यानी कि न्यूट्रल रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो RN का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2000 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 20 ओम्स। 20 ओम्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। सिर्फ आपको देखना है इम्पोर्टेंट डेटा क्या है, और ऑप्शन के हेल्प से आपको पता करना है कि अननेसेसरी डेटा क्या है और इम्पॉर्टेंट डेटा इसमें क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पोर्ट नेटवर्क से। व्हाट इज द Z पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क हैविंग द Y पैरामीटर मैट्रिक्स? Y पैरामीटर दिया है और इनमें से Z पैरामीटर क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो Z पैरामीटर हम लोग ऐसे लिखते हैं Z11, Z12, Z21 और Z22। ये बेसिकली होता है Y मैट्रिक्स का इनवर्स। तो अगर किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले ये जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे Y22 यहाँ पे Y11 होगा, और ये जो दोनों एलिमेंट है वो सेम रहेंगे एज इट इज़ उसके जगह पे ही, सिर्फ उसके साथ साथ हम लोग माइनस साइन है वो उसमें ऐड कर देते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में डेल वाई से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेल वाई क्या होता है? Y11 इंटू Y22 माइनस Y12 इंटू Y21, यानी कि क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो इसके हेल्प से हम लोग इसका आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले डेल वाई निकाल लेते हैं ताकि वो आसानी से मिल जाएगा हमें। डेल वाई क्या होता है? Y11 मल्टीप्लाई बाय Y22, यानी कि -13 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये कितना हो जाएगा? -26 प्लस माइनस इंटू माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा 36 विच इज़ इक्वल टू +10 मिल जाएगा। और अभी Z11 का वैल्यू Y22 Y11, तो ये सबसे पहले लिख लेते हैं। Y22 का वैल्यू कितना है? 2, इसका वैल्यू है -13, फिर 9 साइन चेंज होकर हो जाएगा माइनस, और ये जो -4 है ये हो जाएगा +4, और हर एक एलिमेंट को हम लोग डिवाइड बाय करेंगे 10, तो इसलिए हमें जो Z11 मिलेगा वो हो जाएगा यहाँ पे 0.2, Z12 होगा वो मिलेगा -0.9, Z21 हो जाएगा 0.4, और Z22 होगा वो हो जाएगा -1.3। तो ऑप्शन में देख ले 0.2 -0.9,
0.2 माइनस 0.9, हाँ ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है सी और डी में, और प्लस 0.4 माइनस 1.3, प्लस 0.4 माइनस 1.3, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 2 पोर्ट पैरामीटर्स थे, बाकी के भी है जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी एक बार देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज मेनली यूज इन अ रेडियो वर्क, एक्सेप्ट सर्किट, वोल्टेज रेजोनेंस, वोल्टेज मैग्निफिकेशन की पैरेलल रेजोनेंस। ओके, तो देखते हैं क्या है। द फिनोमिना मेनली यूज इन द रेडियो वर्क इज रेजोनेंस। व्हेन द रेडियो इज ट्यून टू अ स्पेसिफिक स्टेशन, द रेडियो सर्किट रेजोनेट्स एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्टेशन, अलाउिंग इट टू रिसीविंग द सिग्नल क्लियरली। तो एक फ्रीक्वेंसी पे वो ट्यून सेट करते हैं और जहाँ पे रिसीव होता है उस एंड पे अगर हमने सेम फ्रीक्वेंसी पे मैच कर दिया, जैसे 93.5 FM वगैरह होता है, 104 या फिर 91.3 या फिर 92.7, तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम लोग अपना जो रेडियो है वो ट्यून करते हैं और वो पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन से भी उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो साउंड है वो डिलीवर किया जाता है। तो वहाँ पे वो ट्रांसमिट होता है, हमारे एंड से वो रिसीव होता है और तभी हम लोग ईजिली उसको सुन पाते हैं। ओके, तो इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा, तो रेजोनेंस यहाँ पे दो है, वोल्टेज रेजोनेंस या फिर पैरेलल रेजोनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पैरेलल रेजोनेंस, ऑप्शन 4 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HVDC ट्रांसमिशन नीड्स। HVDC ट्रांसमिशन में क्या होना चाहिए, DC फिल्टर, AC फिल्टर, DC जनरेटर की AC जनरेटर। तो HVDC ट्रांसमिशन का हम लोग डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले जो कोई भी AC सप्लाई होगा उसको हम लोग कन्वर्टर के ज़रिए में DC में कन्वर्ट करते हैं। DC से जो लाइन है वो ट्रांसमिट किया जाता है और रिसीविंग एंड पे वापस हम लोग DC से AC में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे DC फिल्टर भी यूज़ किया जाता है और AC फिल्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो आइडियली दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, लेकिन जो आंसर की इन्होंने प्रोवाइड की थी उसमें AC फिल्टर्स इन्होंने करेक्ट ऑप्शन दिया था, लेकिन आइडियली DC फिल्टर AC फिल्टर दोनों करेक्ट आंसर होने चाहिए। तो क्वेश्चन है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 2 पोर्ट नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड विद द फॉलोइंग इक्वेशन। तो 2 पोर्ट से दो क्वेश्चन अभी दिखाई दिए। H पैरामीटर्स की वैल्यू हम लोगों को पूछा है। तो H पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, इट इज़ V1 I2 इन टर्म्स ऑफ I1 V2, यानी कि V1 इज इक्वल टू ऐसा होता है H11 I1 प्लस H12 V2, और दूसरा हमें इक्वेशन लिखना चाहिए I2 का, विच इज़ इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। सबसे पहले देखते हैं गिवन इक्वेशन क्या है, V1 I2 इन टर्म्स ऑफ I1 V2, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है, यानी कि H11 का वैल्यू है वो मिलेगा -2 फर्स्ट इक्वेशन से ही, और दूसरा है H12 विच इज़ इक्वल टू +5। सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं ऑप्शन में है क्या, -2 +5 ये नहीं है, -2 +5 ओके ये हो सकता है, 2 5 ये नहीं होगा, -2 1 ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ ये देख के ही हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन देख के ही हम लोग आंसर है वो टिक कर सकते हैं। ऑप्शन जो बी है वो अपना करेक्ट आंसर है। सेकंड इक्वेशन अगर आप देखोगे तो ये I2 इन टर्म्स ऑफ V1 V2 है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, I2 इन टर्म्स ऑफ I1 और V2 ही होना चाहिए। तो इसलिए अपना आंसर तो आ गया है, लेकिन अगर ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये जो V1 का वैल्यू है ना फर्स्ट इक्वेशन, ये हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी कि -2 I1 प्लस 5 V2 और उसके साथ -10 V2। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि I1 मिलेगा -0.5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि कितना हो जाएगा -2.5 V2 -10 V2। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा I1 -12.5 V2, यानी कि 1 और -12.5। तो इससे भी हमें आंसर मिल सकता है, लेकिन हमेशा चेक करना, अगर आपका आधा आंसर भी मिल गया तो ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम, यानी कि ग्रेविटी पे कंट्रोलिंग सिस्टम जो होता है, ग्रेविटी पे अगर डिपेंड कर रहा है तो क्या उसके मेजर डिसएडवांटेज, स्प्रिंग कंट्रोलिंग होता है और एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल। तो ग्रेविटी कंट्रोल है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करेगा, तो उसका जो ओरिएंटेशन है हम लोग उसको वर्टिकल रखते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल रखते हैं, तो उसके बेसिस पे उसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाएगा। हमेशा उसको वर्टिकल पोजीशन में ही रखना चाहिए ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो करेक्टली उस पर एक्ट कर सके। तो
ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है, उसको स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में ही हमें रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड टाइम कर्व ऑफ द ट्रेन मूवमेंट इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन स्पीड वर्सेस टाइम। तो यूजुअली हम लोग एक्स एक्सिस पे कुछ भी अगर हो मोस्टली टाइम कंसिडर करते हैं, और रिमेनिंग कोई भी हो, चाहे मैग्नीट्यूड हो, वोल्टेज हो, करंट हो, एम्पियर हो या फिर स्पीड हो, वो हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो स्पीड टाइम कर्व है, स्पीड विल बी ऑन एक्स एक्सिस एंड नहीं, स्पीड ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस रहेगा वहाँ पे हमारा टाइम रहेगा और स्पीड वाई एक्सिस पे रहेगा। ऑप्शन अपना जो 3 है वो करेक्ट है। तो ये टाइम स्पीड ग्राफ है ट्रेन के रिलेटेड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे कैसे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं यहाँ पे मेंशन किया है। तो ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फोर्स रिस्पॉन्स इन द सर्किट। फोर्स रिस्पॉन्स क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्सेस। तो कोई भी सिस्टम में 2 टाइप के रिस्पॉन्सेस होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल रिस्पॉन्स एंड सेकेंड वन इज फोर्स रिस्पॉन्स। तो नेचुरल रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होता है, कोई भी सिस्टम में अगर इंडक्टर और कैपेसिटर प्रेजेंट रहेंगे तो उसके इनिशियल कंडीशन में, यानी कि चार्जिंग से या फिर स्विचिंग के पहले उसमें अगर कुछ एनर्जी स्टोर्ड है या फिर पहले से स्टोर्ड है, तो उसके वजह से जो कि भी हमें रिस्पॉन्स दिखाई देता है उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स। यहाँ पे वही लिखा है, नोन एज अ जीरो इनपुट या फिर सोर्स फ्री रिस्पॉन्स, यानी कि सोर्स भी अगर नहीं रहेगा तो उसमें जो कुछ भी इंटरनल इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है विद इन द कंपोनेंट्स लाइक इंडक्टर और कैपेसिटर, उसके वजह से रिस्पॉन्स दिखाई देता है, वो तो नेचुरल रिस्पॉन्स। और एक्सटर्नल करंट सोर्स या फिर एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स की वजह से फोर्सफुली जो हमें रिस्पॉन्स दिखाई देता है उसे हम लोग कहते हैं फोर्स रिस्पॉन्स। सो बेसिकली फोर्स रिस्पॉन्स इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल वोल्टेज और करंट नहीं, फोर्स रिस्पॉन्स इज इंडिपेंडेंट, नो, फोर्स रिस्पॉन्स इज डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड वोल्टेज और करंट। यस, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट है। फोर्स रिस्पॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वोल्टेज और करंट, ये यहाँ पे सही नहीं होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन अ वायरिंग डायग्राम ऑफ द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। क्या नहीं है ऐसा इन्होंने पूछा है। वायरिंग डायग्राम अगर कोई रहेगा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, वायरिंग ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये तो होगा ही, लाइटिंग फिक्चर्स एंड देयर कनेक्शंस ये भी होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स यस ये भी होता है, बिल्डिंग्स HVAC सिस्टम कंपोनेंट्स। ओके, अगर आपको नहीं पता है फिर भी ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आप इसको कर सकते हो। तो HVAC सिस्टम मतलब क्या होता है, तो HVAC मतलब हाई वोल्टेज AC नहीं, HVAC का सिस्टम होता है यहाँ पे मतलब बिल्डिंग के रिगार्डिंग हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये बताता है कि उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, एयर क्वालिटी कितना है। तो ये सारी चीज़ें वायरिंग डायग्राम में कभी मेंशन नहीं की जाएगी। वायरिंग डायग्राम में हमें लाइटिंग कहाँ पे है, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का कनेक्शन कहाँ है, कोई अगर मशीन कनेक्टेड है उसका वायरिंग डायग्राम, उसका कनेक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टर कोर्स हैज़ मैक्सिमम इंडक्टेंस। कौन सा कोर में मैक्सिमम इंडक्टेंस है वो दिखाई देगा, आयन में, कॉपर में, वुड में या फिर एयर में। तो मोस्टली हम लोग एयर कोर या फिर आयन कोर हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें इंडक्टेंस सबसे ज़्यादा किसका दिखाई देगा, तो ऑब्वियसली आयन है वो, इसका इंडक्टेंस हमें ज़्यादा ही दिखाई देता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का या फिर कंप्लीट ये जो जेई का जो पेपर है, इसमें 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसके पार्ट 2 में हम लोग रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है अभी तक जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसके रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर के पार्ट 2 के साथ।